हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे डे 24 और ये अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम है जो कि हम कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास की, और भारत के प्राचीन इतिहास को हम देख रहे हैं आजकल। इसमें हमने 3 से 4 क्लास हैं जो कि ले ली हैं। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। दोस्तों इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, फिर महाजनपद और फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी को देखा है। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं जैसे कि पुलिस कांस्टेबल और पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपके बहुत नज़दीक हैं और इस नज़दीक में आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है। लास्ट टाइम पे आप लोगों के लिए एक रिवीजन टाइप का एक क्लास है जो कि मैं दे रहा हूँ आपको। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य में मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो सीरीज है 45 दिनों का महासंग्राम, ये इम्पोर्टेंट सीरीज है। आप लोग इसकी हर एक वीडियो को देखना। इंडियन पॉलिटी को मैंने ख़त्म कर रखा है, भारत के भूगोल को ख़त्म कर रखा है, उसके बाद विविध वाले चैप्टर को मैंने ख़त्म कर रखा है। अब मैं इतिहास को ख़त्म करूँगा, उसके बाद दूसरे टॉपिक ले आऊँगा। तो आप लोग इसको अंतिम समय में ज़रूर देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये क्लास रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी की क्लास भी देखना चाहते हैं तो हिंदी की क्लास भी आप लोगों के लिए दे रखी है मैंने। 27 से 28 क्लास है जो कि इसमें अभी तक दे दी गई हैं। विश्व के भूगोल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो विश्व के भूगोल को भी आप देख सकते हैं। 16 क्लास है जो कि मैंने यहाँ पर ले रखी हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के पर्यटन हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग भी आप लोगों के लिए ये रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से है जो कि कराई जा रही है। आप लोग इसको ज़रूर देखना। 45 दिनों में 45 पेपर हल भी मैं करा रहा हूँ, और इसमें हमने 9 से 10 पेपर हैं जो कि कर लिए हैं। आप लोग उनको ज़रूर देखना, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे और आपको एक समझ विकसित है जो कि क्वेश्चन की हो जाएगी, किस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। बाकी आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य को पढ़ सकते हैं मेरे से। शॉर्ट वीडियो मात्र 30 से 1 मिनट के बीच में यहाँ पर आपको एक कवि के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इसको देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद रहेंगे। तो दोस्तों अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका कालक्रम अगर हम देखें तो 322 ईसा पूर्व से 185 है। ठीक है, इसका कालक्रम 322 से 185 BC इसका कालक्रम है। आपको ये कालक्रम याद नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ये कालक्रम नहीं पूछा जाता है। बट आपको एक समझ विकसित होनी चाहिए कि मौर्य वंश के बारे में अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो वो किस कालक्रम के में ये इतिहास था। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमको उनके स्रोतों का अध्ययन करना पड़ता है, और हमें उनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है इसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो जानकारी के जो स्रोत हैं मौर्य काल में वो है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी जो यहाँ पर साहित्यकार आए थे, जो विदेशी लोग आए थे यहाँ पर उनके शासनकाल में, तो उन्होंने भी अपने यहाँ के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो वहाँ से भी हमको भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, मौर्य के इतिहास के बारे में। तो हम सबसे पहले पुरातत्व की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अभिलेख हैं जो कि यहाँ पर पुरातात्विक जो हमको इनके वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? गिर पहाड़ियाँ जहाँ पर है जो कि गुजरात में है, वहाँ पर ये जूनागढ़ अभिलेख यहाँ पर खोजा गया है। और इस अभिलेख में एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील, इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण किया था। उसके बाद अशोक, रुद्रदामन और गुप्त वंश के स्कंदगुप्त ने इनका क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था, यानी कि पुनः स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो ये सुदर्शन झील है इसमें 4 राजाओं के हमको नाम देखने को मिलते हैं। एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। इतनी बात है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा की पहली प्रशस्ति कौन सी है? आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा पटवारी लेखपाल के लिए।
पुलिस कांस्टेबल के लिए इतना ही पूछा जा सकता है कि ये अभिलेख कहाँ पर है, लेकिन अगर आपसे पटवारी लेखपाल थोड़ा सा अगर क्वेश्चन का लेवल हाई कर देगा तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृत भाषा की पहली प्रशस्ति कौन सी है, तो आप बोलेंगे जूनागढ़ अभिलेख। प्रशस्ति का मतलब वो होता है जिसमें हम राजा जो होता है अपनी आज्ञा को लिखता है और जनता तक पहुँचाता है। जैसे आज हम बात करें भारत की, तो मोदी जी अपने मन की बात करते हैं रेडियो के माध्यम से। जन जन तक उनकी बात को पहुंचाने का जो माध्यम है वो है रेडियो। तो रेडियो के माध्यम से भारत की जनता को अपने विचारों से अवगत कराते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें प्राचीन भारत में मौर्य काल में, उस समय जो शासक हुआ करते थे वो अपने अभिलेख जारी करते थे। जैसे कि अशोक ने सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर अभिलेख जो है वो लिखवाए थे और अपनी बात को पूरी जनता तक अपनी बात को ले गया था वो, और इसलिए वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित था और सबसे ज़्यादा महान शासकों में गिना जाता है। तो इस तरीके से है जो कि एक जनता के साथ कनेक्शन है इनका अभिलेखों के माध्यम से होता था। दूसरा अभिलेख है सोहागोरा अभिलेख जो कि गोरखपुर यूपी में देखने को मिलता है, और तीसरा है महास्थान अभिलेख जो कि बोगरा जिला बंगाल में देखने को मिलता है। तो 3 पुरातात्विक अभिलेख हैं जो कि मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ साहित्यिक स्रोतों के बारे में, जैसे कि अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, कौन इसके रचनाकार है, तो आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, अर्थशास्त्र के बारे में अक्सर कहीं ना कहीं पर आपको कोई ना कोई एग्जाम में तो देखने को मिल ही जाता है उत्तराखंड के। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल तैयार करके रखें क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी इनको कहते हैं, तो इनकी रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इन्होंने यहाँ की राजनीति के बारे में वर्णन किया है। आप लोग इसके नाम पर मत जाना। आप लोग ये सोचते हैं, बहुत से बच्चे या फिर जब नहीं पढ़ा रहता है तो फिर तुक्के मारने के वक्त भी यही ख्याल आता है कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी, यानी कि मौर्य वंश की इकोनॉमी के बारे में बात ऐसी कर रही होगी इस किताब में। ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत सोचना। इस किताब में मौर्य वंश की राजनीति के बारे में, यहाँ की पॉलिटी के बारे में, यहाँ के राज के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो इसलिए जो इसका संबंध है वो क्या है, मौर्य काल की राजनीति से है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लेना। अब हम देखते हैं मुद्रा राक्षस, जिनकी रचनाकार हैं विशाखदत्त, और फिर तीसरा है पुराणों में विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से भी हमको मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थे साहित्यिक स्रोत। अब हम देख लेते हैं कुछ विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में सबसे पहले एक ही आता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडिका है एक पुस्तक है, ये इंडिका जो है एक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है। तो मेगास्थनीज हैं जो कि इसके लेखक हैं। यह एक विदेशी थे और हम इनके बारे में थोड़ा सा आने वाले इसी में बात करेंगे, जैसे में हम चंद्रगुप्त मौर्य को बात करेंगे। लेकिन अब हम देख लेते हैं सबसे पहले, अब हमने स्रोतों के बारे में तो देख लिया, अब हम इनके राजाओं के बारे में देख लेते हैं और वहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 शासक हैं जो कि इसके महत्वपूर्ण शासक हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर है बिंदुसार और फिर है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक यहाँ के क्या होते हैं, सबसे बड़े सम्राट होते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन है जो कि बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं भाई। सबसे पहले एक साधारण से परिवार में जन्मे, जिन्होंने भारत को अखंड भारत की नींव यहाँ पर रख दी थी। अखंड भारत की नींव रखने का मतलब है कि भारत का जो क्षेत्र विस्तार है, इन्होंने भारत से लेकर विदेशों में भी क्या किया, अपना क्षेत्र विस्तार किया। तो इसलिए हम इसको अखंड भारत की नींव के जनक के रूप में भी जान सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। इनका जो कालक्रम है वो है 322 से 298 BC। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, बट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस बात को भी आप नोट कर लो। अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में ये जाने जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ से ये ध्यान में रखनी है, इनकी उपाधियाँ। चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधियाँ आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो लिबरेटर ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। लिबरेटर ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत का मुक्तिदाता। इसका मतलब होता है भारत का मुक्तिदाता। इसका मतलब यह है कि इन्होंने
जो विदेशी लोग यहाँ पर आक्रमण करके थोड़ा सा आ गए थे। हमने इससे पहले देखा था विदेशी आक्रमण में ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण और सिकंदर आ गया था उसके बाद। तो इन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की भूमि को विदेशी चुंगल से आज़ाद करवाया था। तो इस प्रकार इन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि इनको लिबरेटर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इनकी जो उपाधि है वो है सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोप्टस। सैंड्रोकोटस भी कहा जा सकता है या फिर सैंड्रोकोप्टस भी कहा जाता है, ठीक है। सैंड्रोकोटस या फिर सैंड्रोकोप्टस और एंड्रोकोप्टस, तो ये आपको ध्यान में रखनी है उपाधियाँ इनकी। और ये उपाधियों के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी जानकारी हमें कौन देता है। इनकी जो उपाधियां हैं सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोप्टस, इसकी हमको जानकारी कौन देता है, तो विलियम जोन्स हैं एक ब्रिटिश, और उन्होंने इसकी जानकारी दी है 1793 में। विलियम जोन्स ने इनकी जानकारी दी है इनकी उपाधियों की, ठीक है। आप लोगों को इस बात को भी नोट करके लिख लेना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। हम इनकी कहानी के बारे में नहीं देखते हैं हम इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताई जा सकती है, बट आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो भी मायने हैं और समय कम है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी हम जब 45 दिनों का महासंग्राम समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम डिटेल में और लाएंगे एक बार इतिहास को, तब हम इनके बारे में डिटेल में और जानकारी लेंगे। फिलहाल आप इतने ही समझने की कोशिश करें कि ये फैक्ट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद करना है। जो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये जैन धर्म के अनुयायी हैं। हमने देखा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर उभरता है। ये दो धर्म यहाँ पर इनका प्रादुर्भाव होता है। तो उसी समय जो यहाँ के जो शासक थे, जो मौर्य शासक थे, इन्होंने भी इन दोनों धर्मों को संरक्षण प्रदान किया, जिस कारण इन दोनों धर्मों का क्या हुआ, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उन्होंने बाद में जैन धर्म के अनुयायी बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर जैन धर्म को संरक्षण दिया होगा। अब अगर हम इनके बारे में, गुरु के बारे में बात करें तो चाणक्य इनके गुरु हैं और तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य के रूप में जाने जाते हैं। मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी में बैठाने का काम जो है वो चाणक्य ही करते हैं। तो चाणक्य इनके गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। और ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना राजा तक्ष ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे 322 BC की बात। 322 BC में हमने वहाँ पर देखा था कि नंदवंश, इससे पहले नंदवंश था। नंदवंश में अंतिम शासक घनानंद था। तो घनानंद जो था उनके साथ यहाँ पर मगध चाणक्य का विवाद होता है और चाणक्य ने ये निर्णय किया था कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना साम्राज्य को विस्तार करेंगे। इसीलिए वो चंद्रगुप्त मौर्य को लाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था और मगध की गद्दी में वो बैठे। कब बैठे? 322 BC में। तब से यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। उसके बाद 305 BC की अगर हम बात करें तो उस समय यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका युद्ध होता है और इस युद्ध में कोई परिणाम है जो कि नहीं निकलता, लेकिन संधि हो जाती है इस युद्ध में। और चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर पलड़ा भारी था, इसलिए जो संधि में जो फायदा मिला वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। और क्या फ़ायदा मिला वो आप देखो। चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर इस संधि में 303 की में जो संधि हुई थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा 4 प्रांत दिए जाते हैं। और वो जो 4 प्रांत हैं, एक तो है कांधार में। कांधार को आप अराकोसिया के नाम से जानते हैं। उस समय जो इसको नाम से जाना जाता था, अराकोसिया नाम से जाना जाता था। दूसरा है काबुल जो कि अफगानिस्तान में है अभी। तो वहाँ तक भारत के जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था दोस्तों। तो पेरिपेनिस डाई के नाम से इसको जाना जाता है काबुल को। और हेरात और मकरान तट,
आप यहाँ पर देख सकते हैं एरिया, जिसको हेरात कहा जाता है, और जैड्रोसिया, जिसको मकरान तट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आप लोग इनको ध्यान में रखना यार, और यहाँ से अच्छा करने की कोशिश करना। उसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है एक, जिनका नाम है हेलेना। हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह नीति को भी यहाँ पर अपनाया, और इस प्रकार से उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार बाहर के देशों में किया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि सेल्यूकस निकेटर को भी प्राप्त हुई, जैसे कि 500 हाथी हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको यहाँ पर दिए थे इस संधि में। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, वहाँ पर इनको दिया था। यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो सेल्यूकस निकेटर है उसके एक दूत के रूप में मेगस्थनीज है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नाम का एक दरबारी आता है जो कि सेल्यूकस निकेटर का दूत था। इतनी बात है जो कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य से ध्यान में रखनी है। उसके बाद अंतिम समय में मैंने जैसा कहा कि ये जैन धर्म के अनुयायी थे, और 298 BC में जैन धर्म इन्होंने ग्रहण किया, और किसकी मदद से, भद्रबाहु, एक जैन भिक्षु हैं जिनका नाम है भद्रबाहु, उनकी मदद से इन्होंने जैन दीक्षा ली और जैन धर्म ग्रहण किया। जैन धर्म की एक परंपरा रही है ये, या फिर प्रथा कहें कि एक विधि है उनकी पद्धति, जिसको हम संलेखना पद्धति कहते हैं, जिसको हम संलेखना पद्धति के नाम से जानते हैं। तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले जाते हैं, और कर्नाटक में वहाँ पर कहाँ पर, श्रवणबेलगोला में इन्होंने संलेखना पद्धति के द्वारा निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्त किया मतलब ये इनकी मृत्यु हो जाती है। संलेखना पद्धति का मतलब होता है कि तपस्या करते हुए अंतिम समय में आप लोग जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने ध्यान लगाया। अब ध्यान में मग्न होकर इन्होंने इसमें क्या होता है कि एक स्थान पर बैठ के ध्यान लगाते हुए, और ध्यान लगाते हुए तब तक नहीं उठना है जब तक आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अपना शरीर त्यागा। तो ये है जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे बिंदुसार की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं, और यहाँ पर मगध में यहाँ पर इनका शासन होता है। 298 BC से 273 BC इनका कालक्रम है, जो कि आपको याद नहीं करना है, बट आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। इसके उपनाम से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और जो सबसे फेवरेट उपनाम है वो है अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला यानी कि शत्रु विनाशक। तो बिंदुसार की उपाधि ये आपसे बहुत बार पूछती जाती है, इसको आप क्या कर लें, स्टार मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं। जो बिंदुसार है इन्होंने अपना साम्राज्य को विस्तारित किया, और सीरिया के एक नरेश थे, सीरिया के शासक थे जिनका नाम है एंटियोकस। उनसे इन्होंने 3 चीज़ों की मांग रखी। इन्होंने क्या की, 3 चीज़ों की उनसे मांग रखी, और वो 3 चीज़ें आपसे पूछती जाती हैं, सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक। इनमें से सूखी अंजीर और अंगूरी शराब तो वहाँ से इनको दे दी गई थी, लेकिन दार्शनिक की जो मांग है इसको स्वीकार नहीं किया गया था। दार्शनिक की मांग को ये बिंदुसार की दार्शनिक की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सीरिया का नरेश जो कि एंटियोकस है, इसने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम है डाइमेकस। ये आपसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप के बन जाते हैं कि कौन सा राजदूत किसने भेजा था, किसके दरबार में भेजा था और कब भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस ने, जो कि सीरिया का नरेश है, सीरिया का शासक है, उसने अपने एक पदाधिकारी कहो या फिर अपना दूत के रूप में राजदूत को भेजा था, डाइमेकस को। तो इस प्रकार है जो कि बिंदुसार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा बिंदुसार से क्वेश्चन नहीं बनते। अब हम बात करेंगे सम्राट अशोक की। तो सम्राट अशोक की अगर हम बात करें, इनके पिता का नाम है बिंदुसार और इनकी माता का नाम है
शुभद्रांगी, शुभद्रांगी इनकी माता का नाम है। 269 यानी कि 269 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी में बैठते हैं, और जिस समय ये मगध की गद्दी में बैठते हैं उससे पहले ये क्या थे, अवंती के राज्यपाल थे। अशोक क्या थे, अवंती के राज्यपाल थे गद्दी में बैठने से पूर्व। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट नोट मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये अशोक है इनका नाम, ये अशोक हमको कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो अशोक नाम की जो जानकारी है वो हमको मास्की अभिलेख, गुर्जरा, नैतूर और उदयगोलम अभिलेख से मिलती है। आपको यहाँ पर ये पूछा जाता है कि अशोक का नाम की जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलती है, तो ऑप्शन में हमको ज़्यादातर मास्की अभिलेख देखने को मिलता है। मास्की के साथ आप गुर्जरा अभिलेख को भी ध्यान में रख सकते हैं। इन दोनों अभिलेखों से आपके एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन। उसके बाद आप देखेंगे कि 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पर लाखों की संख्या में नरसंहार हुआ था, और उसके बाद इनको एक बहुत ही बड़ा आघात पहुँचा था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में नरसंहार होना इनके लिए एक दुखद घटना थी। उसके बाद जब ये सोचते हैं कि यार अब ऐसी घटना है जो कि अब नहीं दोहराई जाएगी, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, धम्म नीति का पालन करते हैं। इन्होंने क्या किया, धम्म नीति को अपनाया। ये अपने ही खुद से ही कहते हैं कि कियमचु धम्मे, यानी कि धम्म क्या है, और खुद ही आंसर देते हैं कि धम्म की व्याख्या करने लग जाते हैं अपने दूसरे अभिलेख में। अपने दूसरे अभिलेख में कहते हैं कि अधिक से अधिक कल्याण करना है, पाप नहीं करना है, कम से कम पाप करना है, और हमें शाकाहारी बनना है, पशुओं का हमको हत्या नहीं करनी है, जीवों की हत्या नहीं करनी है। इस टाइप की ये बातें करते हैं। अहिंसा की बात करते हैं, यानी कि हमें हिंसा से दूर रहना है, और दया की बात करते हैं, दान देने की बात करते हैं ये, और ये मधुर वचनों की बात करते हैं कि हमें अपने जो वचन हैं वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि दूसरा जो व्यक्ति है वो प्रभावित ना हो उससे, नेगेटिव सेंस में। तो इस प्रकार ये धम्म नीति है जो कि इनकी बनती है। और इस प्रकार ये भी कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं अशोक, कि सारी प्रजा मेरी क्या है, संतान है, और मैं अपनी प्रजा का ध्यान संतान के रूप में रखूँगा। जैसे पिता एक अपने संतान को डांटता भी है, उसके प्रति प्यार भी करता है, उसको आगे की राह भी दिखाता है और उसका उत्थान भी करता है, उसी प्रकार पूरी जो जनता है वो मेरी संतान है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, यही इसका धम्म है। ठीक है दोस्तों, धम्म आपको समझ में आ गया होगा कि धम्म क्या होता है, और अशोक ने किस धम्म की बात की, अहिंसा परमो धर्म की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अब ये भी कहते हैं, उसके बाद अहिंसा की तो बात करते हैं, लेकिन अगर इनके शासन में एक बार कुछ जातियाँ थी जिन्होंने आक्रमण करने की सोची थी, तो इन्होंने एक बात उनसे कही कि मैंने अहिंसा की बात तो कही है, लेकिन मेरे बाजू में आज भी इतनी ताकत है कि मैं क्या कर सकता हूँ, युद्ध कर सकता हूँ। तो इसकी भी बात वो करते हैं अहिंसा के साथ साथ कि अगर आपकी प्रजा के साथ अगर कोई आक्रमण करता है या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्रजा के हित के लिए नहीं है, तो फिर वो वहाँ पर हिंसा का रूप भी धारण कर सकते हैं। तो इनका अहिंसा इस प्रकार का था जिसमें प्रजा का हित निहित था। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके धर्म की, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया था, और एक भिक्षु हैं जिनका नाम है उपगुप्त की मदद से इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना बेटा और बेटी, बेटे का नाम है महेंद्र और बेटी का नाम है संघमित्रा, इन दोनों को क्या किया, विदेश में भेजा। और कहाँ पर भेजा, श्रीलंका में। श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को भेजा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने महेंद्र को कहाँ पे भेजा था या संघमित्रा को कहाँ पे भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो आप बोलेंगे श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे को बढ़ते हैं। उसके बाद आजीविकों के रहने के लिए इन्होंने बिहार में हैं बराबर की पहाड़ियाँ। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, बिहार में। वहाँ पर इन्होंने गुफाओं का निर्माण किया, गुहा लेखों का निर्माण कराया। तो गुहा कितनी कराई, 4 गुहाओं का निर्माण कराया, यानी कि गुफाओं का।
और उनमें है कर्ज, चौपार, सोदामा और विष्णु झोपड़ी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि विष्णु झोपड़ी की गुफाएं कहाँ पर हैं, सोदामा की गुफाएं कहाँ पर हैं, चौपार की गुफाएं कहाँ पर है, या कर्ज की गुफाएं। तो ये सभी कहाँ हैं, बराबर की पहाड़ियों में, और वो कहाँ है, बिहार में। तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग इनको गलत मत करके आना। तो दोस्तों इस प्रकार है जो कि अशोक के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और अशोक के बारे में वैसे हम तो इनके साम्राज्य की बात भी, प्रशासन के भी बारे में देखते हैं, लेकिन प्रशासन से आपके एग्जाम में उतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं और ये फिर मेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको उतना नहीं कराऊंगा, बस आपको जितना आपके प्री में पूछा जाता है, एक फैक्चुअल जो नॉलेज होनी चाहिए, और वह उतना ही मैं जानने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर से अभिलेख, जो अशोक के बारे में हम बात करते हैं, अभिलेखों से यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी लिपि क्या थी अभिलेखों की। तो अभिलेखों में इनकी 4 प्रकार की लिपि है, ब्राह्मी लिपि, और दूसरी है खरोष्टी, तीसरी है ग्रीक, और फिर है अरमेइक लिपि। 4 लिपियों का यहाँ पर इनके उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी लिपि है जो कि सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है, ब्राह्मी लिपि सर्वाधिक मात्रा में। ये जो अभिलेख लिखे, इनके जो लेखक का नाम है उनका नाम है चापड़। जो ये लेख लिखेगी अभिलेख, उनका नाम है चापड़। अब ये जो अभिलेख है इसकी खोज किसने की, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अभिलेख है इनकी खोजकर्ता कौन है। तो पाद्रे टी फैंथेलर, पाद्रे टी फैंथेलर ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज की, और 1750 में इन्होंने दिल्ली मेरठ का अभिलेख है उसकी यहाँ पर खोज की। तो आप देखेंगे दिल्ली मेरठ अभिलेख 1750, पाद्रे टी फैंथेलर ने इनकी क्या की, खोज की। उसके बाद 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा था। इन अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं, VVIP। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिखो कि जो अभिलेख हैं अशोक के, उनको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है सर्वप्रथम। तो जेम्स प्रिंसेप है 1837। इन्होंने दिल्ली टोपरा वाला अभिलेख को पढ़ा था सबसे पहले। किसको पढ़ा था, दिल्ली टोपरा वाला। दिल्ली मेरठ वाला अभिलेख है, इसकी खोज की गई थी, ना कि इसको पढ़ा गया था। इस बात को आप ध्यान में रखना कि आप ये ना सोच लो कहीं पाद्रे टी फैंथेलर जो कि 1750 पहले आ जाता है, इन्होंने दिल्ली मेरठ की खोज कर रखी है, लेकिन ये पढ़ा नहीं गया था। ठीक है दोस्तों, इतना डिफरेंस आप ध्यान में रखना। उसके बाद आपको ये पूछा जाता है कि जो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ अभिलेख हैं दोनों, इनको दिल्ली लाने का श्रेय किसको जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक शासक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ के अभिलेख को दिल्ली में ले आता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। उसके अलावा आपसे ये पूछे जाते हैं कि अभिलेख कौन कौन से हैं इसके। तो अभिलेखों में अगर हम देखेंगे 14 शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं और गुहा लेख है। गुहा लेख कौन कौन से हैं, अभी हमने देखे बराबर की पहाड़ियों में इन्होंने 4 गुहा लेख यहाँ पर स्थापित किए थे, कर्ज, चौपार, सुदामा और विष्णु झोपड़ी। इसके अलावा आप यहाँ पर इनको ध्यान में रख सकते हैं शिलालेख और स्तंभ लेखों के बारे में। तो अब हम इनके सभी स्तंभ लेख या फिर शिलालेखों से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत है नहीं वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाता है इतना डीप, ग्रुप सी लेवल की अगर हम बात करें तो। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त के एक सेनापति थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की यहाँ पर क्या कर दी, हत्या कर दी, और इस प्रकार जो मौर्य साम्राज्य है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और शुंग वंश की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। तो मौर्योत्तर काल यहाँ से आ जाता है, जो जिसमें शुंग वंश है, जो कि अगला टॉपिक हमारा रहेगा, तो हम उसको देखेंगे मौर्योत्तर काल में। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे जिसमें हमने मौर्य के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले रखी है आपके एग्जाम के हिसाब से।
तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए और रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि इतना सारा चीज़ आपको याद करना जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें और एग्ज़ाम आने तक आप लोग कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को शेयर कर लेना और